अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम अबनूस नावल की चौथी किस्त पढ़ेंगे। अनाइज़ा के साथ डॉक्टर रोहान के कमरे में दाखिल हुआ तो रोहान इसे देखते ही खौफजदा होने लगा। हेलो रोहान, कैसे हो? डॉक्टर प्यार से बोला। रोहान बेड से उठकर खड़ा हुआ, इसका जिस्म कांप रहा था। अनाइज़ा इसे देखकर परेशान होने लगी। रोहान, ये वही डॉक्टर हैं जो हर माह तुम्हारा चेकअप करते हैं। पहले भी करवाते हो ना इनसे चेकअप, तो आज भी करवा लो। रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया। रोहान, इधर आकर बैठो आराम से। अनाइज़ा को फिर से गुस्सा आने लगा। वो कांपता हुआ लगातार नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो आहिस्ता आवाज़ में नहीं नहीं बोल रहा था। अनाइज़ा इसके पास जाने लगी तो रोहान भागकर सोफ़े के पीछे छुपा और रोने लगा। अनाइज़ा को अपनी शादी की पहली रात याद आई, जब वो इसी तरह इसे छुपकर सोफ़े के पीछे बैठा रो रहा था। वो अब सही मानों में परेशान हुई थी। रोहान, वो निहायत प्यार से बोली। रोहान ने भीगी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा। मैं हूँ ना तुम्हें, डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे। रोहान ने नज़रें नीची की और मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से फिसल रहे थे। अनाइज़ा ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रोहान, आ जाओ। रोहान कपकपाता हुआ इसे देखता रहा। मेरी खातिर, अनाइज़ा फिर से प्यार से बोली थी। इसने अनाइज़ा का हाथ तो नहीं पकड़ा मगर आहिस्ता से सोफ़े के पीछे से निकलकर खड़ा हो गया। डॉक्टर इसे देखकर हैरान हुआ। बेड पर लेट जाओ, अनाइज़ा ने कहा। वो अपने हाथ की पूंछ से आंसू साफ करता हुआ बेड पर लेट गया। डॉक्टर इसके पास आया तो रोहान ने ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली। इसका कपकपाता जिस्म इसके काबू में नहीं था। डॉक्टर ने कुछ देर लगाकर इसका चेकअप किया और अनाइज़ा को इशारा करता कमरे से बाहर आया। अनाइज़ा ने आंखें खोली और लंबे लंबे सांस लेने लगी। अनाइज़ा डॉक्टर को गेट तक छोड़ने आई। डॉक्टर, रोहान की ये बीमारी कब तक है? मेरा मतलब इसके ठीक होने के कितने % चांसेस है? देखिए, दरअसल बात यह है कि रोहान को ये बीमारी अब की नहीं बल्कि जब वो माँ के पेट में था तब से है, इसीलिए इसका ख़त्म होना। अनाइज़ा को हैरत का झटका लगा। रोहान कभी भी नॉर्मल ना हो सकेगा, वो ये सोचकर परेशान होने लगी। हाँ, एक बात है कि मैंने इस बार रोहान में कुछ बेहतरी महसूस की है, जैसे कि इसने आपकी बात मान ली, वरना मुझे अक्सर इसे बेहोश करके इसका चेकअप करना पड़ता था। आज पहली बार इसने मुझसे अपने होश और हवास में चेकअप करवाया है। इस बीमारी में मरीज़ से गुस्से से हरगिज़ पेश नहीं आना चाहिए। इससे प्यार से नरमी से बात करनी चाहिए। आपने भी नोट किया होगा, जब तक आप इसे गुस्से से कहती रहीं इसने आपकी बात नहीं मानी, और जैसे ही आपने थोड़ी नरमी बरती तो इसने आपकी बात मान ली। तो क्या अगर मैं इसके साथ अपना रवैया नरम रखूं तो वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको साबित कदम रहना होगा, क्योंकि ये बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अनाइज़ा ने कहा तो डॉक्टर गेट से बाहर निकल गया। अनाइज़ा रात तक कमरे में ना गई थी ताकि रोहान खुद को हैंडल कर सके। रात का खाना इसने रोहान के कमरे में भेज दिया था और खुद टेबल पर खाना खाने लगी। खाने से फारिग होकर इसने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। वो अपने कमरे की जानिब चल दी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो लाइट ऑफ थी। इसने बटन की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। रोहान सर से पांव तक कंफर्टर में छुपा हुआ था। इसने खाने के बर्तन देखे तो आधा खाना खाया हुआ था। अनाइज़ा ने साइड टेबल से लैंप ऑन किया और लाइट ऑफ की। वो अपनी जगह पर लेटी रोहान को देखने लगी। पता नहीं ये सो रहा है या नहीं, अनाइज़ा ने दिल में सोचा। कुछ देर तक लेटे रहने के बाद जब रोहान ने कोई हरकत ना की तो इसे यकीन हुआ वो सो रहा है। इसने तकिए तले से डायरी निकाली। माजी 1993 10/22। आज मेरी मेहंदी है। जमाल राना हवेली रोशनियों से जगमगा रही है। घर मेहमानों से भरा है। शहजादी हाथों में मेहंदी लगाए पूरे घर में भागती फिर रही है। नाच नाच कर इसे अपना भी होश नहीं रहा। मरियम ने पीले रंग की कुर्ती शलवार पहनी हुई थी। इस सर पर सब्ज दुपट्टा ओढ़े वो हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। अरे मेरी प्यारी सी आपी, सुबह आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपको कब से इंतज़ार है। शहजादी बतीसी निकालती हुई इसे छेड़ने लगी। शहजादी, मरियम ने इसे आंखें दिखाई, क्योंकि कमरे में आसपास हमसायों की लड़कियां भी मौजूद थी। शहजादी ने मुंह को ताला लगाया और मरियम की मेहंदी देखने लगी। दूल्हे का क्या नाम है? मेहंदी वाली लड़की ने पूछा। अरसम, मरियम से पहले शहजादी बोली। इसने मेहंदी में छुपाकर अरसम लिख दिया। अचानक से पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई। ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मरियम ने कहा। मैं बाहर से लालटेन लेकर आती हूँ आपी। शहजादी कमरे से बाहर निकली। बाहर चांद की रोशनी थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से एक एक करके सभी लड़कियां बाहर निकल गई। पता नहीं शहजादी कहाँ रह गई। मरियम अकेले कमरे में बैठी थी।
इसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। शहजादी, इसने पुकारा। आगे से कोई जवाब ना मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। मरियम चौंक गई। शहजादी, ये तुम हो? आगे से मुकम्मल खामोशी थी। देखो, मुझे अभी बता दो, मुझे डर लग रहा है। मरियम का हाथ किसी ने पकड़ा। खौफ की लहरें इसके जिस्म में दौड़ने लगी। कौन है? इसे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। इसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई इसके हाथ पर कोई चीज़ मसल रहा हो। कौन है? वो फिर से हिम्मत करके बोली। मैरी। इसने सरगोशी में इसका नाम पुकारा। मरियम का जिस्म कांपने लगा। कौन हो तुम? आगे से सरगोशी हुई। अब मरियम के लिए वाकई ही एक लफ्ज़ भी बोल पाना नामुमकिन था। कुछ देर बाद वो साया मरियम से दूर हो गया। मरियम अभी भी सख्त की हालत में बैठी थी कि लाइट ऑन हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मरियम ने अपने हाथों की तरफ देखा। दोनों हाथों की मेहंदी मसली जा चुकी थी। फिर इसने पास पड़े मेहंदी के थाल को देखा, जिसमें से मेहंदी उठाई गई थी। शायद इसने वहाँ से मेहंदी लेकर मरियम के हाथों पर मसल दी थी। अब तो अरसम का लिखा हुआ नाम भी पहचाना नहीं जा रहा था। वो अपने हाथों को देखते हुए मरियम के हाथ कांपने लगे। शहजादी कमरे में दाखिल हुई। अब ये क्या हुआ? मेहंदी कैसे ख़राब हुई? वो हैरान हुई। पता नहीं शहजादी, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। खौफ मरियम की आंखों से वाज़ह हुआ। क्या मतलब है आपका? शहजादी ने पूछा। शहजादी, रात को दोबारा मुझे किसी का साया दिखाई दिया। वो मुझसे इशारे में कह रहा था। मैंने किसी को बताया नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। वैसे भी वो जो भी था मेरे सामने नहीं आया था। मगर क्या बताएं? मगर आज वो मेरे सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ तुम बैठी हो वो बैठा था। इसने मेरे हाथों को पकड़ा था। इसकी सांसों की आवाज़ मैं सुन सकती थी। देखो, इसने मेरी मेहंदी का क्या हाल कर दिया। मरियम परेशानी से रोने लगी। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। शहजादी भी परेशान थी, मगर मरियम को हौसला देना इसने ज़रूरी समझा। नहीं, मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। आप ये ऐसा मत सोचें, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। और उठें, आप ये हाथ धोकर आएँ। मरियम सोच में गुम वहीं बैठी रही कि शहजादी ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया और इसके हाथ धुलवाने। अगले दिन बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आज तो अरसम वक्त से पहले ही तैयार हो गया था। दुर्दाना बेगम अरसम की नज़र उतार रही थी जब कमरे में रोहेल दाखिल हुआ। इस गरीब की भी नज़र उतार ले कोई। तेरी मेरी एक ही बात है, अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो है भाईजान। राहील अरसम के गले लगा। अच्छा, आप दोनों एक साथ खड़े हो तो इकट्ठे नज़र उतारती हूँ, दुर्दाना बेगम बोली। रुको भाई रुको। कमरे में कमाल साहब दाखिल हुए। वो भी इन दोनों के साथ आकर खड़े हो गए। लो भाई, मेरी भी नज़र उतारो। दुर्दाना बेगम की हंसी छूट गई। अरसम और राहील भी अपनी हंसी दबाने लगे। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कमाल साहब में चकाते इन्हें देखने लगे। कमाल साहब, इस उम्र में आपको किसने नज़र लगानी है? दुर्दाना बेगम बमुश्किल अपनी हंसी रोकती हुई बोली। क्यों भाई, मुझे कोई नज़र नहीं लगा सकता? क्या वो है ना मासी बशीरा की धी नज़ीरा? रोज़ मुझे छुप छुप कर देखती है। कमरे में सब दुर्दाना बेगम, अरसम और राहील के कह गूंजने लगे। दुर्दाना बेगम ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए इनकी नज़र उतारी। बाहर से बैंड बाजों की आवाज़ पर सभी बच्चे बारात देखने के शौक में जमाल राना हवेली के बाहर जमा हो गए। शहजादी भागती हुई गेट पर आई और बारातियों की गाड़ियों को देखने लगी। पहली गाड़ी की पिछली सीट पर इसे राहील दिखाई दिया। शहजादी ने इसकी तरफ देखा तो राहील की नज़रें भी अचानक गेट की तरफ उठी। शहजादी को अपनी तरफ देखता पाकर इसने एक आंख बंद की। शर्म की मारी शहजादी वापस घर के अंदर भाग गई। आप ही बारात आ गई, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हुई मरियम के कमरे में भागी थी। उफ शहजादी, क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, मेरे कान फट जाएंगे। मरियम खड़ी हुई। सुर्ख रंग का लहंगा खूबसूरत कढ़ाई के साथ सफ़ेद स्टोन से सजाया गया था। सलीके से सर पर दुपट्टा टिकाए सोने के जेवरात से लदी वो दुल्हन बनी हुई खूबसूरती के हर हद को पार कर चुकी थी। आप ही आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ।
वो मरियम का हाथ पकड़े घूमी थी। शहज़ादी छोड़ो मुझे, मैंने लहंगा पहना हुआ है, गिर जाऊंगी। शहज़ादी ने इसे छोड़ा और शीशे में खुद को देखने लगी। आप ही बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? गोल चेहरा, हल्की सी उभरी हुई मोटी आंखें, नन्ही सी नाक और गुलाबी छोटे होंठ। वो खूबसूरत तो थी मगर मरियम से बहुत कम। क्या बात है, आज कल खुश भी बहुत नज़र आ रही हो। आईना भी देखा जा रहा है। मरियम को इस पर शक हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। चलो बताओ। मरियम मुद्दे पर आई। आप ही शहज़ादी बताओ, आप ही वो राहील? इसने कहकर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मरियम को राहील का नाम सुनकर अच्छा लगा क्योंकि राहील खुद भी एक तालीम याफ्ता अच्छा लड़का था। तो ये बात है। मरियम मुस्कुराई। शहज़ादी ने हाथ चेहरे से हटाए, इसके रुखसार सुर्ख हो रहे थे। आप हमारी मदद करेंगी ना? बिल्कुल करूँगी मेरी चुटकी, अभी वक्त तो आने दो। हाय आप कितनी प्यारी हो। वो मरियम के गले से लगी। हाँ बस इतनी जज्बाती मत हो, मरियम ने हंसते हुए कहा। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ मेहमानों के पास, वो कहती हुई बाहर भाग गई। शहज़ादी गिलासों में ठंडे जूस की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई जहाँ दोनों खानदान इकट्ठे बैठे हुए थे। बारी बारी सबको जूस देने के बाद इसने राहील के आगे ट्रे की। राहील ने गिलास उठाते हुए ट्रे में एक छोटी सी पर्ची रख दी। शहज़ादी ने इधर उधर देखा और पर्ची हाथ में पकड़े कमरे से बाहर निकली। वो एक खाली कमरे में आई और पर्ची खोल कर देखी। 5 बजे इसी कमरे में इंतज़ार करूँगा। शहज़ादी ने दीवार पर लगे क्लॉक पर टाइम देखा तो 4:30 हुए थे। आधा घंटा मेहमानों में गुजारने के बाद वो पिछले गेट के साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। राहील ने अचानक इसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगाया। शहज़ादी का दिल धक धक कर रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसने शहज़ादी के झुमके को उंगली से छुआ। शहज़ादी ने शर्म से आंखें झुकाई। पता नहीं मैं किसी को कैसा लग रहा हूँ। वो शहज़ादी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। बहुत प्यारे। वो खामोश हुई। मेरी आंखों में देखकर बोलो। शहज़ादी ने नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखा। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? इसकी नज़रों में खुमार आने लगा। बहुत प्यारे। शहज़ादी ने इसकी आंखों में देखती हुए कहा। राहील ने अपना हाथों का अंगूठा शहज़ादी का पिंक लिपस्टिक से सजे हुए निचले होंठ पर फेरा। शहज़ादी ने शर्म से आंखें बंद की। इसके होंठ कँपा रहे थे। इसकी सांसें राहील सुन सकता था। आंखें खोलो, वो बोला। शहज़ादी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। राहील ने अंगूठे को चूम लिया। इसके होंठ लिपस्टिक की वजह से पिंक हो चुके थे। शर्म से शहज़ादी का खड़े होना महाल हो गया था। वो भागने के लिए मुड़ी तो राहील ने इसका हाथ पकड़ा। जल्द ही खाला जान को भेजूंगा हमारे रिश्ते के लिए। शहज़ादी शर्म से मुस्कुराई और हाथ छुड़वाती हुई बाहर भाग गई। शाम के 7 बज चुके थे। मरियम अपनी रुखसती पर खूब रोई थी। शहज़ादी के रोने की वजह से हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। मरियम को अरसम के साथ गाड़ी में बिठाया गया। सबकी आंखें अश्कबार थीं। अलविदा के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में ड्राइवर के साथ अरसम और पिछली सीट पर मरियम के साथ दुर्दाना बेगम थी। राहील और कमाल साहब अलग गाड़ी में थे। रात का अंधेरा छा चुका था। बारातियों की गाड़ियां अपनी मंजिल को बढ़ने लगी। कमाल साहब वाली गाड़ी एक अलग रास्ते की तरफ मुड़ गई। ये कौन सा रास्ता है? अरसम ने पूछा। साहब जी ये शॉर्टकट है। मौला बख्श जो ड्राइवर था इसने जवाब दिया। अच्छा ऐसा करो हमारी गाड़ी भी इधर मोड़ लो। अगर साहब जी ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, मौला बख्श ने कहा तो मरियम खौफजदा होने लगी। डरती क्यों हो मरियम, हम हैं ना साथ। दुर्दाना बेगम ने इसका हाथ पकड़ा। मौला बख्श ने गाड़ी इसी रास्ते मोड़ ली। कुछ देर तक चलने के बाद गाड़ी अचानक रुक गई। अरे ये क्या हो गया मौला बख्श, ज़रा देखो। अरसम के कहने पर गाड़ी से उतरा और चेक करने लगा। साहब जी टायर की हवा निकल गई है। मगर कैसे, क्या हुआ है? दुर्दाना बेगम बोली। मरियम ने खौफ से अपनी सब्ज आंखें गाड़ी की खिड़की से बाहर सुनसान रास्ते पर घुमाई जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। अरसम गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हुआ। देखो कोई हल है इसका? नया टायर लगेगा, बस यही हल है, मौला बख्श बोला। रात भी बहुत हो रही है, ज़्यादा देर यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, अरसम ने कहा। मौला बख्श तुम ऐसे करो जितनी जल्दी हो सके चलकर घर जाओ और वहाँ से गाड़ी लेकर आओ। साहब जी मैं जाता हूँ मगर वक्त लगेगा। हाँ तुम जाओ, हम यहाँ ठीक ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अरसम परेशान होने लगा था।
चची जान मुझे डर लग रहा है। मरियम को इस जगह से खौफ आ रहा था। अल्लाह का जिक्र करो मेरी बच्ची, वो हमारी मुश्किल हल करेगा, दुर्दाना बेगम ने कहा। मरियम को घबराहट होने लगी। इसने खिड़की के नीचे की और खुद को नॉर्मल किया। वो खौफजदा नज़रों से बाहर देख रही थी जब इसकी नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ी। एक शख्स ब्लैक पैंट शर्ट पहने सर पर हुडी लिए खड़ा था। इसका रुख मरियम की तरफ था। मरियम को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ। चच्ची जान, क्या हुआ मरियम? दुर्दाना ने इसकी तरफ देखा। वो मरियम ने इस शख्स की तरफ इशारा किया। अरसम भी मरियम की तरफ मतवज्जा हुआ और जिधर वो उंगली से इशारा कर रही थी इसने वहां देखा। वो शख्स ज़रा बराबर भी हरकत ना कर रहा था, किसी लकड़ी की मानिंद अटक कर खड़ा था। रात के वक्त सुनसान सड़क पर एक स्याह और इसरार शख्स का होना मरियम के साथ अरसम और दुर्दाना बेगम को भी खौफजदा करने लगा। डायरी के ऊपर अचानक किसी का हाथ पड़ा तो अनाइजा के मुंह से चीख निकलने लगी। इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाया। रोहान ने नींद में वहां हाथ रखा था। अनाइजा अपने दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसने क्लाक पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इसने डायरी बंद की और सर से पांव तक कंफर्टर में ओढ़ लिया। इसके ज़हन में बार बार वो स्याह कपड़ों वाला शख्स आ रहा था। कुछ देर तक अनाइजा ने सोने की कोशिश की मगर खौफ से इससे सोया नहीं जा रहा था। इसने कंफर्टर से चेहरा बाहर निकाला, रोहान की तरफ देखा जो मज़े से सो रहा था। इसने अपना कंफर्टर उतार कर एक साइड रखा और आहिस्ता से रोहान के कंफर्टर में घुस गई। इसके सीने पर सर रखते ही वो नॉर्मल होने लगी और नींद की वादियों में खो गई। अलार्म की आवाज़ से रोहान और अनाइजा दोनों की आंख खुली। रोहान को अपना सीना भारी महसूस हुआ तो इसकी नज़र अनाइजा पर पड़ी। अनाइजा ने एक हाथ से आंखें मसलते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। इसका हाथ रोहान के दिल के मुकाम पर था। इसके धक धक करते दिल को वो महसूस कर सकती थी। रोहान लंबे लंबे सांस लेता इसकी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में डर तो रहा था मगर इस बार अनाइजा के वजूद से दूर नहीं भागा था। अनाइजा ने इसकी आंखों में देखने लगी। रोहान के बिखरे बाल इसके माथे और कनपट्टियों पर आ रहे थे। खौफ से सब्ज़ आंखें, खूबसूरत आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। अनाइजा बेखुदी में इस पर झुकी। इसके होंठ अभी रोहान के होंठों को छुए ही थे कि रोहान ने इसे कंधे से पकड़े हुए पीछे किया और तेज़ी से उठकर वॉशरूम में घुस गया। अनाइजा को इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी और वो गुस्से को कंट्रोल करने लगी। दोपहर के वक्त अनाइजा लाउंज में सोफे पर बैठी टीवी के चैनल चेंज कर रही थी जब अकीला आई। बेगम साहिबा, आज शाम खाने में क्या बनाऊं? अनाइजा ने इसकी तरफ देखा और किसी सोच में गुम हो गई। क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर क्या बनाऊं? जो मर्जी है बना लो जी। अच्छा, अकेला जाने के लिए मुड़ी। सुनो जी बेगम साहिबा, तुम खुद और अपने शौहर के लिए खाना बना लेना और रोहान आज बाहर डिनर करेंगे। बेगम साहिबा अकीला परेशान हुई। हाँ अब जाओ। रोहान बेड पर बैठा मैगजीन पढ़ रहा था जब अनाइजा कमरे में दाखिल हुई। रोहान ने तिरछी नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो मैं कह रही थी, जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए, ना ही कहीं डिनर किया है। इसने उदास सा मुंह बनाया। रोहान इसकी बात सुनकर मैगजीन पर चेहरा झुका लिया। आज हम कहीं बाहर डिनर करने चलें? अनाइजा इसके करीब आई। रोहान पीछे को किस कर बैठा और फिर से मैगजीन पर सर झुका ली। अनाइजा को गुस्सा आया। इसने रोहान के हाथ से मैगजीन खींचकर दूर करने की कोशिश की। रोहान इसके अचानक अमल पर डर कर थोड़ा और पीछे खिसका। क्यों डरते हो? हाँ, वो इस पर झुक कर बोली। रोहान आंखें खोलते इसे देखता रहा। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद अनाइजा पीछे हटी। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है जो तुमसे उम्मीद लगा ली है, कहते हुए कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद रोहान की आंखों से आंसू फिसलने लगे। शाम के 7 बज रहे थे। अनाइजा का मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। वो अपने कमरे से डायरी उठा लाई और गेस्ट रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। माजी वो शख्स बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर जम कर खड़ा था। इन सबको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सांस तक ना ले रहा हो। चच्ची जान, इस शख्स से मुझे डर लग रहा है, इसे मैं पहले भी देखा है। मरियम रोने लगी। दुर्दाना बेगम खौफजदा हो रही थी। इन्होंने वेद पढ़ना शुरू कर दिया।
अरसम तुम जल्दी गाड़ी में बैठो। अरसम खड़ा इस शख्स को देख रहा था। दुर्दाना बेगम बोली। अचानक एक जोरदार आवाज़ से शीशा टूटा और गाड़ी के अंदर इसकी किरचियाँ बिखर गई। मरियम की चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। अरसम की नज़र गाड़ी के पार खड़े शख्स की तरफ उठी। वो हैरत ज़दा इसे देखता ही रह गया। शीशा तोड़ने वाला शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा पेड़ के पास खड़े शख्स का था। ब्लैक पैंट कोट, सर पर ब्लैक हुडी लिए। इसके लिए सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे। अरसम मरियम और दुर्दाना बेगम बेसाख्ता चीख उठी थी। अरसम ने पेड़ के पास खड़े शख्स को देखा। वो अभी तक अपनी जगह पर जमा हुआ था। अरसम इसकी तरफ देख ही रहा था जब इसके सर में किसी ने पूरी कुव्वत से कोई चीज़ मारी। आह! अरसम की चीख सन्नाटे में गूंजी थी। मरियम ने तेज़ी से इसकी तरफ देखा। अरसम! वो चिल्लाई। अरसम लहूलुहान सर के साथ ज़मीन पर गिरा। इसने अपने सर की तरफ खड़े हाथ में कुल्हाड़ी लिए शख्स को देखा। वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे पहले दोनों शख्स। पेड़ के पास खड़े शख्स अपने कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अरसम! मरियम चीखती हुई गाड़ी से बाहर निकल गई। इसके पीछे दुर्दाना बेगम भी रोती चिल्लाती बाहर निकलकर अरसम की तरफ भागी। अरसम रोती हुई मरियम ने अभी इसे छुआ भी ना था जब इस शख्स ने मरियम को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे! मरियम चिल्लाई। दुर्दाना बेगम मरियम को इस शख्स की गिरफ्त में देखकर इसकी तरफ लपकने लगी जब गाड़ी के पास खड़े शख्स ने इनका सर पर वार किया। मरियम! एक आवाज़ के साथ दुर्दाना बेगम ज़मीन बोस हुई। मरियम ने इनकी आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो दुर्दाना बेगम बेहोश पड़ी थी। चची जान! मरियम ने रोते हुए इनकी तरफ हाथ बढ़ाकर ऊंची आवाज़ में कहा, मगर इस शख्स को मरियम पर ज़रा बराबर रहम न आया। वो बेदर्दी से इसे खींच रहा था। चची जान! मरियम ने रोते हुए। अरसम! चची जान! मरियम पीछे रुक किए अभी भी देख रही थी। अरसम के सर से निकलता खून सड़क भिगोने लगा। वो साकित नज़रों से मरियम की तरफ देख रहा था। इसमें हरकत करने की ज़रा बराबर भी हिम्मत नहीं थी। दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए इसकी आंखें बंद होने लगी और वो होश की दुनिया से गाफिल हो गया। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? वो उजड़ी हुई दुल्हन के रूप में मुसलसल चिल्ला रही थी, मगर इस शख्स ने तो जैसे कान ही बंद किए हुए थे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे जालिम इंसान! वो फिर से चिल्लाई। वो शख्स एक पल के लिए रुका था तो मरियम के पाँव भी थम गए। इसने अपना रुख मरियम की तरफ किया। खौफ से मरियम का जिस्म कांप रहा था। वो मरियम के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। मुझे जाने दे प्लीज़! वो गिड़गिड़ाने लगी। इस शख्स ने अचानक मरियम को अपनी बाहों में भरा और फिर इसे अपने रास्ते का रुख किया। मरियम मुसलसल रो रही थी। आज ही इसकी शादी हुई थी। इसकी शादी की रात इतनी भयानक होगी इसने सोचा ना था। अरसम! इसने रोते हुए अरसम का नाम पुकारा। इस शख्स ने रुककर सरगोशी की जैसे इसे मरियम के मुंह से ये नाम भाया ना हो। खौफ से मरियम की आवाज़ बंद हुई। चांदनी रात में मरियम को इसकी सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे। बाकी चेहरा हुडी में ढांपा हुआ था। मरियम के खामोश होने पर इस शख्स की आंखें मुस्कुराईं। मरियम को इसे देखकर वहशत होने लगी। मरियम की नज़र अचानक पीछे की जानिब उठी तो वो दोनों शख्स जो इसी शख्स की मानित दिखते थे हाथों में कुल्हाड़ियाँ लिए पीछे पीछे चल रहे थे। मरियम को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। आखिर कौन थे ये लोग और इससे क्या चाहते थे? इसके हाथ में कुल्हाड़ियाँ देखते मरियम के ज़हन में अरसम का लहूलुहान वजूद गर्दिश करने लगा। इसकी सिसकियाँ फिर से जारी हो गई, मगर वो शख्स नहायत आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी सड़क पर आकर पिछले शख्स ने सड़क पर खड़ी गाड़ी जीप का दरवाज़ा खोला और शख्स जिसने मरियम को उठाया था नरमी से मरियम को गाड़ी में बिठाकर खुद इसके पास बैठा। मुझे जाने दो! मरियम गड़गड़ाई। इसका काजल बिखर कर आंसुओं के साथ इसके रुखसारों पर फैल चुका था। इस शख्स ने मरियम की तरफ देखा और इसके होंठों पर सजी सुर्ख लिपस्टिक को बेदर्दी से मसल दिया। मरियम इस खौफ को बर्दाश्त ना कर सकी और शख्स की बाजुओं में झूल गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। कल हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।